कंप्लीट साइलेंस, फुल कंसंट्रेशन, चीजें मिक्स होके आ गई हैं। तो हाउ टू सॉल्व इंशाल्लाह भी करते हैं। रिक्वायरमेंट से लिखी हुई है प्रिपेयर ए स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020, लेकिन उधर एक ब्रैकेट है, ब्रैकेट होना है। कॉलम फॉर टोटल एंड कंपैरेटिव फिगर्स आर नॉट रिक्वायर्ड। अगर ये ब्रैकेट ना होती तो टोटल का कॉलम भी बनाते और कंपैरेटिव भी बनाना था, लेकिन अब डेफिनेटली पिछले साल की इंफॉर्मेशन होती तो कंपैरेटिव बना देंगे बाय डिफॉल्ट, लेकिन एग्जामिनर खुद ही क्या क्या आपसे चाह रहा है कि आप टोटल की तरफ ना जाएं और कंपैरेटिव भी इग्नोर कर दें। तो डेफिनेटली अगर एग्जामिनर कह रहा है तब हम किस साल पे फोकस करेंगे? 2020 पे फोकस करेंगे। 2020 का स्टार्टिंग पॉइंट बता दें। 1 जनवरी 2020 से शुरू करेंगे और 31 दिसंबर 2020 पे एंड करेंगे। कंपैरेटिव्स भी ज़हन में नहीं लाएंगे और टोटल भी नहीं करेंगे क्योंकि एग्जामिनर नहीं मांग रहा। अब आ जाए फर्स्ट लाइन पे, जो भी हमने बहस की थी उसी को जहन में रख के क्वेश्चन पढ़े, चेंजेस इन इक्विटी जहन में बनाए और मैं क्वेश्चन पढ़ता जाऊंगा, अपना अपना सोचता जाएगा। पॉइंट 1, शेयर होल्डर्स इक्विटी एज ऑन 1 जनवरी 2020 ब्रॉट डाउन मिला शायद यार। शेयर कैपिटल रुपीज इन मिलियंस टू 50 मिलियन, लेकिन ब्रैकेट में 100 ईच कह रहा है। पाकिस्तान में नॉर्मली तो 10 रुपीस पर शेयर ही नॉमिनल वैल्यू है, लेकिन अगर एग्जामिनर अदरवाइज बता दे तो होपफुली हम एतराज नहीं करेंगे। लेकिन अब इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि प्रीमियम और डिस्काउंट का डिसीजन कैसे लेंगे। अगर शेयर कोई 100 से अबव पे इशू हुआ है तो जितना 100 से ऊपर होगा वो प्रीमियम है, और अगर 100 से कम पे इशू हुआ है तो 100 से जो कम होगा। ये प्रीमियम और डिस्काउंट का डिसीजन क्या चीज ज़हन में रख के करनी है? तो नॉमिनल वैल्यू 100 है, डिफरेंट क्वेश्चन में डिफरेंट हो तो सकती है, लेकिन जनरली पाकिस्तान में ₹10 है। अगर कभी ना पता चले तो शायद हम 10 ही अज्यूम करेंगे, लेकिन अगर इंफॉर्मेशन है तो अकॉर्डिंगली अपनी वर्किंग करनी है। शेयर कैपिटल के सामने हमेशा अमाउंट नॉमिनल वैल्यू ही होगी, याद रहेगा। आगे चलें, फिर शेयर प्रीमियम है, रिटेन्ड अर्निंग्स है, देन उसके बाद रिवैल्यूएशन सरप्लस है, और किस किस का अलग बता रहा है। लैंड और बिल्डिंग का किस दिन का सरप्लस बता रहा है। लैंड का सरप्लस कितना है? 25। अपनी बुक से देख रहे हैं आप? सॉरी मैंने जरा पेज बंद किया है, हमारे पास सवाल ही नहीं है, नजर ही कुछ नहीं आ रहा है। अभी आना शुरू हो जाएगा बोर्ड पे भी, लेकिन आप अपना क्वेश्चन पढ़ रहे थे तो मेरी तरफ फाइल जरा रुक गई थी, मैं इसलिए जरा। बिल्डिंग का सरप्लस और लैंड का सरप्लस अलग अलग कितना कितना बताया उसने। आगे चले, पॉइंट नंबर 2, प्रॉफिट एंड ट्रांसफर ऑफ इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन के वर्ड्स अंडरलाइन करें और बुक के जरा एंड पे जाएं। हमने ऑर्चिड लिमिटेड वाला एक क्वेश्चन किया था, पेज नंबर जरा ढूंढ के बताएं। उससे आगे जाना है अपने, जहां एक और क्वेश्चन गावा के नाम से आया था 191, उस पेज नंबर 191 पे आए, उसकी रिक्वायरमेंट के नीचे आए। इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन एक वर्ड डिस्कस हुआ था, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की अमाउंट से सरप्लस रिटेन्ड अर्निंग्स में ट्रांसफर होता है। इन अदर वर्ड्स, ट्रांसफर ऑफ इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन का मतलब कौन सी एंट्री ज़हन में आनी चाहिए? सरप्लस डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट। अब ये चीजें जब मिक्स होके आएंगी तो प्लीज होपफुली ज़हन में आ जाएगा। मेरी सजेशन ये है कि इस वर्ड्स को अंडरलाइन करके जरा पेज नंबर 191 का जरा रेफरेंस साथ लिख लें। कभी दोबारा इधर आए तो एक नजर उधर भी जाएं और उधर से इधर आके जरा शायद रिवाइज हो जाए। किस अमाउंट की ये बात कर रहा है? जिस अमाउंट ने कहां से कहां जाना है। ना 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 ना, कहां से कहां जाना है? सरप्लस से रिटेन्ड अर्निंग्स में जाना है। किस एंट्री की बहस हो रही है? सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स, राइट? तो सरप्लस से रिटेन्ड अर्निंग्स में जाना। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी ज़हन में बनाएं। कितने कॉलम? जितने इक्विटी के हेड उसमें सरप्लस का कॉलम होगा, रिटेन्ड अर्निंग्स का।
तो इस एंट्री से चेंजेस इन इक्विटी में क्या होगा, सरप्लस के कॉलम में लेस हो रहा होगा और रिटेन्ड अर्निंग्स में ऐड हो रहा होगा। अब सेंटेंस पूरा करें दोबारा शुरू से करके, प्रॉफिट एंड ट्रांसफर ऑफ इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन एज पर, ड्राफ्ट का वर्ड भी अंडरलाइन कर ले, मैं अभी बताता हूँ, मैं सेंटेंस पूरा कर लें। ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 December 2020 अमाउंटिंग टू रुपीज 45 एंड 5 million रिस्पेक्टिवली। 45 क्या है और 5 क्या है, बाकी ये ड्राफ्ट का मीनिंग क्या है, जस्ट एक मिनट जरा क्वेश्चन पूरा कर ले, मैं अभी समझाता हूँ। पॉइंट नंबर 3, डिविडेंड्स फॉर द लास्ट 2 year, 2019 के और 20 के डिविडेंड्स दिए हुए, इंटरम कैश डिविडेंड और फाइनल बोनस डिविडेंड। इंटरम के साथ फिर एक स्टार है लेफ्ट साइड पे, और स्टार दोबारा टेबल के नीचे एक्सप्लेन हुआ हुआ। डिक्लेयर्ड विद हाफ ईयरली अकाउंट्स, आइए जरा रिवाइज करके बहस खत्म करते हैं, रिक्वायरमेंट में जाएं। किस साल की वर्किंग करनी है हमने, 2020 जेन में रख के जरा टेबल में वापस आए। 2019 का इंटरम डिविडेंड 2019 में ही रिकॉर्ड हो गया होगा। 2019 का फाइनल बोनस डिविडेंड आप मुझे 2020 में इंशाल्लाह लिखवा देंगे। 2020 का इंटरम कैश डिविडेंड हम 2020 में ही लिखेंगे, और 2020 का फाइनल डिविडेंड हम इग्नोर कर देंगे क्योंकि इसने उस साल में आना है जो हमसे रिक्वायर्ड है, 2021 से रिलेटेड है। ओके है सर? मेरे अलावा कोई इस तरह करवा देगा यार, प्लीज यार, आप नहीं करवाना यार। नंबर 4 सर, AL uses revaluation model for subsequent measurement of its land and building only. अगर रिवैल्यूएशन होती है तो क्या सारी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की चीजें रिवैल्यू होनी चाहिए, या सिर्फ उस क्लास के सारे एसेट्स रिवैल्यू हो जाने चाहिए? पेज नंबर 10-11 को ढूंढने जरा पीछे, 17 मेरा ख्याल नहीं होगा, 10-11 पीछे जाए, 10 या 11 जहां क्वेश्चन नंबर 1 था उससे पिछला पेज, पैराडे पीछे पीछे बहुत पीछे, मैं कहीं सॉरी मैं कुछ ज्यादा पीछे तो नहीं लेके जा रहा। पैराडे जी कहाँ जहां है उसका पेज नंबर बताइएगा। पैराडे 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 15 पे आना है आपने, पेज 15 पे आना। पेज 15 पे कुछ पॉइंट्स पढ़े थे हमने, इसमें मेरे ख्याल 10-11 पॉइंट्स लिखे हुए, उनमें से सेकंड लास्ट पॉइंट शायद पढ़ा था, कहीं मिल रहा है कुछ? सॉरी मेरे पास बुक पे पेज नंबर सही है। एक पॉइंट हाईलाइट किया होगा मेरे ख्याल, इसमें अभी हमने सिर्फ एक ही पॉइंट पढ़ा है, एक ही पॉइंट हाईलाइट हुआ होगा, पॉइंट नंबर 9, if an asset is revalued then all the assets in the class of the assets needs to be revalued. क्लास ऑफ एसेट्स से मीनिंग पढ़ नहीं, नीचे लिखा हुआ, नीचे लिखा हुआ, यहीं से एक दफा पहले लिस्ट पढ़ी थी। ये जो डिफरेंट नेम्स से एसेट आते हैं बोलते हैं हम, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट और मशीनरी, मोटर व्हीकल्स, ये सब क्लासेस है। मीन्स उसे अगर एक मशीनरी रिवैल्यू हुई है तो क्या सारी बिल्डिंग्स रिवैल्यू होनी चाहिए, सारी मशीनें रिवैल्यू होनी चाहिए? क्या ये हो सकता है बिल्डिंग्स कॉस्ट मॉडल पे हो और इक्विपमेंट्स रिवैल्यूएशन मॉडल पे हो, एंड वाइस वर्सा? डिफरेंट क्वेश्चंस में ये आता रहा है। तो अगर कोई एक एसेट रिवैल्यू है तो इसका ये मतलब नहीं कि सारी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में रिवैल्यू होना, लेकिन अगर एक एसेट रिवैल्यू है तो जिस क्लास में वो एसेट है उस क्लास के बाकी सारे एसेट्स को भी रिवैल्यू होना चाहिए। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लास? डिफरेंट एसेट्स के जो नाम है ये क्लासेस ऑफ एसेट्स है। कोई एक दो एग्जांपल्स ही कम से कम ध्यान में रखें, लैंड, बिल्डिंग, आगे देख के ज़हन में आ गया? वापस आए क्वेश्चन में, तो अब उसने क्या कहा आपसे, रिवैल्यूएशन मॉडल सिर्फ किसके लिए यूज हो रहा है? तो ये एक्सेप्टेबल है। अगर मशीनें, व्हीकल्स, इक्विपमेंट्स रिवैल्यू नहीं हो रहे तो ये कोई गलत वाली बात नहीं है। ठीक है सर, एनी कंफ्यूजन? अगले लाइन पढ़े, रिवैल्यूड अमाउंट्स ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग हैव बीन असेस्ड एट 31 December 2020, ईयर एंड पे
लेकिन अगले वर्ड्स अंडरलाइन करें, बट नॉट इनकॉर्पोरेटेड इन द, ये बेटा ड्राफ्ट का मतलब होता है, ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मींस है ऐसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो अभी कंप्लीट नहीं हुई, जो फाइनल नहीं है, जिसमें कोई एडजस्टमेंट रहती है, अनएडजस्टेड कह सकते हैं, अनएडजस्टेड मेरे ख्याल ज्यादा अच्छा वर्ड रहेगा। ऐसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जिनमें कोई एक या एक से ज्यादा अभी अगर एडजस्टमेंट रहती है तो ऐसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहलाती हैं ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इन ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या चीज अभी रहती है, रिवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट अभी रहती है। रिवैल्यूएशन किस दिन हुई है, लेकिन उसे अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अकाउंट फॉर इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया है। क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर रिवैल्यूएशन के इफेक्ट्स आने चाहिए? बात समझ आ रही है प्लीज? किस दिन रिवैल्यूएशन हो रही है? इसी साल के एंड पे रिवैल्यूएशन हो रही है, लेकिन इस रिवैल्यूएशन का इफेक्ट अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इनकॉर्पोरेट क्योंकि नहीं हुआ, ये एडजस्टमेंट रहती है, देयरफॉर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फिलहाल ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहला रही हैं। ये ड्राफ्ट वर्ड कब खत्म हो जाएगा? अगर एक या एक से ज्यादा एडजस्टमेंट रहती है तो अनएडजस्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को फिर ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला जाता है, और जब आप वो एडजस्टमेंट कर देंगे तो फिर वो ड्राफ्ट वर्ड खत्म होकर सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का वर्ड आ जाएगा। वर्ड क्लियर हो जाएगा प्लीज? एनी कंफ्यूजन? अब नीचे पढ़े, टेबल एक दिया हुआ है, रेलिवेंट डिटेल्स आर एज अंडर। लैंड और बिल्डिंग के अब रेलिवेंट डिटेल्स में क्या क्या दिया हुआ है, बैलेंसेस एज ऑन 31 दिसंबर 2020 बिफोर रिवैल्यूएशन, कॉस्ट कितनी दी हुई है, एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन, लैंड में डैश क्यों है, और फाइनली रिवैल्यूड अमाउंट किसे कहते हैं, फेयर वैल्यू ही कीवर्ड है, किस दिन की रिवैल्यूड अमाउंट्स गिवन है। तो ये रिवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट एग्जामिनर आपसे इनकॉर्पोरेट करवाना चाह रहा है। आए स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाना शुरू करते हैं। कैसे बनाएं? नया पेज निकाल लें। फील लाइक इन एग्जाम हॉल, सपोज ये आपका आखिरी सवाल है और 10 मिनट रहते हैं, हम छोड़ देंगे क्योंकि हमारी कैलकुलेशन के मुताबिक 99.9 नंबर आ चुके हैं। तो बात यह है कि कैलकुलेशन एरर है, क्योंकि आखिरी सवाल के तो 15 नंबर है, तो 99.9 एक कैलकुलेशन एरर हुआ है। साथ वाले ने फौरन बता दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जल्दी से शुरू हो जाए, टाइम शॉर्ट है, एग्जामिनर उठने लगा है। लेकिन अब एग्जामिनर के उठने को हमने नहीं ढूंढना है, दुआ हमारी ये कि मौला एग्जामिनर चाय पी रहा हो और उसे याद ना रहे जब तक मेरा सवाल खत्म ना हो जाए। तो इंशाल्लाह मैं भी यही दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह करे आपको घड़ी में टाइम याद ना आए। बिजनेस नेम सर, मिस्टर दानियाल बिजनेस नेम ही बता दे यार, बोर्ड पे आएगा तो लिख लेंगे, इतनी जल्दी क्या है, कम से कम बिजनेस नेम तो सवाल में से देख के लिखेंगे। बोलना जरा मुश्किल हो गया, वर्ड अजीब सही है, स्पेलिंग देख के लिख लें, बोर्ड से नहीं क्वेश्चन में भी लिखे हुए हैं। कंप्लीट साइलेंस है जी, कंप्लीट साइलेंस। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी for the year ended 31st December 2020. Rupees in millions. एक रिवैल्यूएशन की इसमें एडजस्टमेंट रह गई है, अभी वो इनकॉर्पोरेट होनी है, तो उसको इनकॉर्पोरेट अभी करते हैं। दो चीजें जरा रिक्वायरमेंट के नीचे एक ब्रैकेट बनी हुई थी, उसको देख के जरा रिवाइज करना है। नंबर 1 कंपैरेटिव नहीं बनाना, और नंबर 2 टोटल वाला कॉलम भी नहीं रिक्वायर्ड है। तो जरा डिसाइड करेंगे कितने कॉलम बनाए, शुरू करें। कंप्लीट साइलेंस प्लीज, डोंट डिस्टर्ब अदर्स।
4 कॉलम बन जाएंगे, और से वर्ड सुने साथ देखें भी, पॉइंट 1 में है शायद। शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग्स। आगे बेटा रिवैल्यूएशन सरप्लस, उसने जरा एसेट वाइज ब्रेक किया हुआ, एसेट वाइज ब्रेक करके दिया हुआ, लेकिन लिखते हुए रिवैल्यूएशन सरप्लस एक कंबाइंड कॉलम में फिगर आएगी। मींस उसे अगर एक से ज्यादा एसेट्स का रिवैल्यूएशन सरप्लस है तो कॉलम रिवैल्यूएशन सरप्लस के नाम से ही बनेगा, जिसमें फिर दोनों फिगर्स या तीनों फिगर जितनी भी होंगी वो प्लस हो जाएंगी। जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर एक से ज्यादा मशीनें हो और आप स्केड्यूल बना रहे हो, एक से ज्यादा मशीन्स अगर हो और स्केड्यूल आप बना रहे हो, याद आ रहा है कोई स्केड्यूल? कौन सा स्केड्यूल? नोट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आई 16 में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का अगर स्केड्यूल बना रहे हो, उसमें कितने कॉलम होते हैं? जितने एसेट्स की क्लासेस होती हैं, तो क्लासेस मीन मशीनरी, बिल्डिंग वगैरह। तो अगर एक से ज्यादा बिल्डिंग्स हो तो आप बिल्डिंग वाइज कॉलम नहीं बनाएंगे, बिल्डिंग से एक कॉलम बनाएंगे, इक्विपमेंट का एक बनाएंगे। इसी तरह सरप्लस भी अगर एक से ज्यादा हेड्स का है, एक से ज्यादा आइटम्स का, एक से ज्यादा एसेट्स का सरप्लस है, तो लिखते हुए चेंजेस इन इक्विटी में आप कंबाइंड कॉलम बनाएंगे। ये चेंजेस इन इक्विटी में कितने कॉलम होते हैं? जितने इक्विटी के हेड्स होते हैं, तो इक्विटी का हेड रिवैल्यूएशन सरप्लस ही है। जस्ट उसने ब्रेकअप शायद इसलिए दिया है कि नेक्स्ट पेज पे रिवैल्यूएशन हुई हुई है, और रिवैल्यूएशन ठीक है, मीन्स उसे जब आप फिगर्स लिख रहे होंगे तो रिवैल्यूएशन सरप्लस की फिगर्स कंबाइन करके ही लिखेंगे। बात समझ आ गई मेरी प्लीज? टोटल नहीं बना रहा, रिक्वायर्ड नहीं है, वरना अगर एक से ज्यादा कॉलम हो तो टोटल भी होना चाहिए। करें स्टार्ट, बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे। बैलेंस एज ऑन, बैलेंस एज ऑन 1 जनवरी 2020। कंप्लीट साइलेंस प्लीज। जी फिगर्स अवेलेबल है, ढूंढने जरा पॉइंट 1 में। तो 50 मिलियंस में फिगर्स हैं, 138, 142, और रिवैल्यूएशन सरप्लस बताएं कितना लिखूं? कैसे 45? 25 प्लस 20, ब्रैकेट में छोटी सी वर्किंग लिखना है। कंपैरेटिव रिक्वायर्ड नहीं है, देयरफॉर करंट ईयर से स्टार्ट किया हमने। देन इसके बाद अगर फिगर्स लिखने से पहले डिसाइड कर लें कि क्या तरतीब होनी चाहिए, जरा अब ट्राई करें जरा इंडिविजुअली। 1 मिनट पहले इंडिविजुअली सोच लें जरा, बाद में मुझे बताइएगा। पॉइंट नंबर 2 में प्रॉफिट्स और ट्रांसफर ऑफ सरप्लस दिया हुआ, तो ये तो कब याद करवाएंगे आप? पॉइंट नंबर 3 में जाएं, डिविडेंड्स में डिसीजन लें। 19 का फाइनल बोनस डिविडेंड स्टार्टिंग पॉइंट बनेगा हमारा सबसे पहले। 19 का इंटरम हम कंसिडर नहीं करेंगे। 20 का इंटरम डिविडेंड वंस अगेन हाफ ईयर एंड पे आके डिसाइड करेंगे। और फाइनल बोनस जो डिविडेंड है 20 का, वो हमारे साल से रेलिवेंट नहीं है, तो पिछले साल का फाइनल बोनस डिविडेंड, देन फिर इस साल के मिड में इंटरम डिविडेंड है। अब इस क्वेश्चन में कोई राइट शेयर्स नहीं है, लेकिन पॉइंट नंबर 4 में है एक रिवैल्यूएशन एडजस्टमेंट है, इसे शुरू में ही कंसिडर करें या एंड में ही कंसिडर करें? ये रिवैल्यूएशन एंड में हो रही है, तो फिर एंड में डिसाइड करेंगे। कैरिंग अमाउंट्स, फेयर वैल्यूज का डिफरेंस लेके फिर सरप्लस लॉस का भी डिसीजन लेंगे। ठीक है सर?
तो आप बता दें फिर कहां से शुरू हो रहा है। पॉइंट नंबर 3 में फाइनल बोनस डिविडेंड की एडजस्टमेंट जरा इंडिविजुअली करें। कंप्लीट साइलेंस, कंप्लीट साइलेंस। कुछ पुराने दोस्त भी लगता है एक दूसरे से मुलाकात कर बैठे हैं आज। प्लीज सॉल्व द क्वेश्चन। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह। वर्किंग करें सर, जज़ाकल्लाह, डबल जज़ाकल्लाह। लेकिन भाई को साथ वाले को करने दें, वो मेरे जैसा है, उसने अभी शुरू किया। इंडिविजुअली करें जी प्लीज आप। फाइनल बोनस शेयर्स 2019 इन 2020। जब भी फिगर्स लिख रहे हो तो अपने ज़हन में एंट्री लाएं, वरना प्लस माइनस करते ही गलती हो जानी है। ये किस अमाउंट पे वर्किंग की है जी? तो 50 मल्टीप्लाई बाय 20%। ओके, क्या आंसर आया? 50 की एंट्री सुना है? बोर्ड पे देख के चेक करें मैंने सही किया वर्किंग। आगे बताएं क्या करना है। इंडिविजुअली करें, जो चीजें रिपीट हो रही हैं इंडिविजुअली ट्राई करें। जी दानियाल कहाँ फंसे हुए हैं? कर रहे हैं या फंसे हुए हैं? फंसे हुए हैं तो बताएं, मसला हल करते हैं। साथ वाले को भी फंसा रहे हैं आप, करने दें, करने दें। मैंने कहा फंसा रहे हैं। प्लीज ये क्या क्या गेम ऑन हुई भी है सर, को खुदा का नाम लें सर, कम से कम मोहल्ला तो सही रखें सर। बेटा इस तरह तो ना करो यार। जी सर, इंटरम कैश डिविडेंड की वर्किंग कैसे करो? 300 कहाँ से आ गया सर? ओके सर, अब जब कैश डिविडेंड दिया जा रहा है तो बोनस शेयर्स इशू हो चुके थे। मैंने तो कहा था सेम डेट पे अगर हो तो फिर बेस कैपिटल सेम होती है। ये एक फाइनल था और उसके बाद फिर अगला इंटरम है, मिड ऑफ द ईयर अगला इंटरम अलग है। सेम डेट पे है या डिफरेंट डेट ऑफ द ईयर पे है? मल्टीप्लाइड बाय 12%, 36 आता है। लिखें, कैसे लिखेंगे? डिविडेंड डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स में से लेस होगा और पेएबल का इफेक्ट आपको यहां नजर नहीं आएगा। और चले सर आगे। अब ढूंढे क्या होना चाहिए। अब ठीक है बेटा, प्रॉफिट है, लेकिन प्रॉफिट जो था वो ड्राफ्ट प्रॉफिट था। जरा ढूंढिए का पॉइंट नंबर 2। तो ड्राफ्ट प्रॉफिट का मतलब अनएडजस्टेड है। अब प्रॉब्लम ये पॉइंट नंबर 4 में है। अब डेफिनेटली ये प्रॉफिट है, ट्रांसफर ऑफ सरप्लस है, इवन रिवैल्यूएशन है, ये एंड ऑफ द ईयर है, लेकिन अभी रिवैल्यूएशन इनकॉर्पोरेट नहीं हुई है और प्रॉफिट अभी अनएडजस्टेड है। हो सकता है कि हमारी रिवैल्यूएशन एडजस्टमेंट की वजह से कोई लॉस आ जाए, और अगर लॉस आएगा तो फिर प्रॉफिट ने इफेक्ट होना है। तो इसलिए शायद अब यहाँ रुक के, अब वैसे कॉन्सेप्चुअली स्पीकिंग हम शायद ईयर एंड पे आ गए हैं। जरा देख लें, जरा ईयर एंड पे अब पहुंच गए हम। लेकिन अब ईयर एंड में पहले रिवैल्यूएशन इसलिए करने लगा हूँ क्योंकि रिवैल्यूएशन का पहले इफेक्ट इनकॉर्पोरेटेड नहीं है, और रिवैल्यूएशन की वजह से अगर सरप्लस या लॉस का कोई डिसीजन लेना पड़ा तो उससे शायद हमारा फिर प्रॉफिट जो है वो इफेक्ट हो जाएगा। तो पहले अब हम रिवैल्यूएशन करते हैं ईयर एंड पे आके, और देन फिर डिसाइड करते हैं कि प्रॉफिट वही सही है या उसमें कोई एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है। और डेफिनेटली बाद में इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की ट्रांसफर भी है, लेकिन ये भी शायद एक
लास्ट स्टेप होगा जिसको हमने इनकॉर्पोरेट करना है। ओके प्लीज, तो कुछ स्पेस छोड़ दें, मेरे ख्याल यहाँ 4-5 लाइनें भी आपको रिक्वायर्ड होंगी, इससे सीडी भी निकालना हमने, 5-6 छोड़ दें प्रत्यापन और वर्किंग्स में आ जाएगा। सारी रिवॉल्यूशन अभी आपके सामने दोबारा रिवाइज होनी है, तो प्लीज जरूर कोशिश कीजिएगा। ये बेटा ऑनलाइन इसमें साथ है मेरा, बेटा इस तरह कर लिए, अब ना करें यार, बार बार अच्छा भी नहीं लगता है। कंप्लीट साइलेंस कर ली, इंडिविजुअली सोचें और बाकियों को भी सोचने दें। जी व्हाट इज द डेट ऑफ रिवॉल्यूशन करवा दें पहले जरा, कोई नई चीज नहीं है, पता आपको सारा है, रिवाइज करें मेरे साथ। 31 दिसंबर 2020 है, कौन कौन सा एसेट रिवैल्यू हो रहा है, और डेफिनेटली अलग अलग वर्किंग होगी, लैंड अलग, बिल्डिंग बाद में फिर करेंगे। क्या तरीका होता है, फॉर एग्जांपल अब लैंड शुरू हो गई है, किसको किससे कंपेयर करते हैं, कैरिंग अमाउंट ऑफ लैंड बनवाएं, 75 क्या है और क्या भी है, रुक जाए 75 तो होगी WDV, फेयर वैल्यू ढूंढें, फेयर वैल्यू ढूंढें 65, पहुंचे यहां तक, वर्किंग करें। जी सरप्लस बनता है, लॉस बन रहा है, कितना बन रहा है, खैर इसकी बात जरा पूरी होने दें, बाकी डेफिनेटली बिल्डिंग भी है, लेकिन एक मिनट, इस 10 की आपने मुझे अब एडजस्टमेंट लिखवानी है, हम जरा एंट्रीज भी लिख लेते हैं जस्ट रिवाइज, और फिर शायद पोस्टिंग करने में भी आसानी हो जाएगी। लैंड क्रेडिट होनी है, ठीक है, लैंड क्रेडिट नहीं बेटा, लॉस है तो सही, लेकिन अब क्वेश्चन देखें, .1 में जाए, .1 प्लीज क्वेश्चन देखें, क्या लैंड से रिलेटेड सरप्लस पड़ा था, कितना पड़ा था, 25, लॉस कितना आया है, 10, क्या सारा एडजस्ट हो सकता है, सारा लॉस एडजस्ट हो सकता है, क्या लॉस कुछ बचेगा, इंशाल्लाह सरप्लस बचेगा, लेकिन एक छोटी सी मिस्टेक हम कर रहे हैं, गौर से सुननी है। .1 दोबारा देखें, ये आपको जो सरप्लस की फिगर्स बताई हुई हैं 25 और 20, ये किस दिन की हैं, 1 जनवरी की हैं, ये वर्किंग कब हुई है, तो क्या साल के शुरू में जो सरप्लस है उसने कंपेयर होना इस लॉस से, क्या तरीका होता है, जिस डेट पे लॉस आया है उस डेट पे ढूंढना है सरप्लस कितना है, और देन पे डिसाइड होना चाहिए कि सरप्लस ज्यादा है या कम है वगैरह, लॉस ज्यादा जो भी है। तो अभी क्या इशू है, सरप्लस किस डेट का ढूंढा है आपने, 1 जनवरी का, और रिवॉल्यूशन लॉस आया ईयर एंड पे, तो क्या ड्यूरिंग द ईयर इस सरप्लस में से कोई ट्रांसफर नहीं होगा, होना तो चाहिए, लेकिन अब कंसंट्रेशन सुने, ये शायद पहले बात नहीं हुई है, ये बड़ा इस जगह जो सरप्लस है ना, ये लैंड का सरप्लस है, लैंड का ही है यार। तो जब हम सरप्लस ट्रांसफर करते हैं तो वो किस बेस पे ट्रांसफर कर रहे होते हैं, जिस बेस पे डेप्रिसिएशन चार्ज हो रही होती है उसी बेस पे फिर हम सरप्लस भी ट्रांसफर कर रहे होते हैं। तो लैंड ने क्योंकि अब डेप्रिशिएट नहीं होना, इसलिए लैंड का सरप्लस फिर ईयर वाइज ट्रांसफर नहीं होता, लैंड का सरप्लस एक ही दफा डिस्पोजल पे ही ट्रांसफर होता है। काइंडली वापस जाएगा पेज नंबर 15 पे, जो कल आपने एक पेज ढूंढा था जिसमें पॉइंट नंबर 9 पड़ा था, 15 या 14 ढूंढ ले जरा, जहाँ क्वेश्चन नंबर 1 से पहले तो 15 ही था मेरा ख्याल, उसका जरा लास्ट पॉइंट पढ़े, सेकंड लास्ट, सॉरी लास्ट ही है शायद, लास्ट सॉरी, as land is not depreciated in normal circumstances,
देयरफॉर सरप्लस इज ट्रांसफर्ड एट अ टाइम ऑफ, असल में सरप्लस ट्रांसफर की दो पॉसिबिलिटीज हैं अगर सही रिवाइज हो जाए, डिस्पोजल पे भी ट्रांसफर होता है और एनुअली भी ट्रांसफर होता है, बाय डिफॉल्ट एनुअली ही ट्रांसफर होता है, ये भी याद रखिएगा प्लीज। लेकिन लैंड क्योंकि डेप्रिशिएट नहीं हो रही है तो एनुअली ट्रांसफर करने के लिए तो फिर हम उसी बेस को, जिस बेस पे डेप्रिसिएशन चार्ज हो रही होती है, उसी बेस को सरप्लस ट्रांसफर करने के लिए यूज करते हैं। तो लैंड क्योंकि डेप्रिशिएट नहीं हो रही इसलिए फिर इसका ईयर वाइज सरप्लस ट्रांसफर नहीं होगा। इसका सरप्लस जब कभी लैंड डिस्पोज होगी उसी वक्त एक ही दफा इकट्ठा ट्रांसफर होता है। विच मीन्स टू से क्वेश्चन में वापस आए, यकीनन 25 ओपनिंग सरप्लस है, लेकिन क्योंकि ये लैंड से रिलेटेड है इसलिए साल के एंड में जब ये लॉस आया उस वक्त भी यही सरप्लस होगा। लेकिन प्रॉब्लम एक और है, पॉइंट नंबर 2 पढ़े, उसमें एक इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की फिगर दी तो हुई है, वो फिर 5 किसका ही होगा, वो फिर बिल्डिंग ही का हो सकता है, क्योंकि लैंड की कोई इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की बहस क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि उसकी वैसी डेप्रिसिएशन नहीं है, तो ये कहना कि उसकी कोई इजाफी डेप्रिसिएशन चार्ज होगी है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो लैंड के एंगल से क्या ध्यान में रखना है आपने कि क्योंकि वो उसकी डेप्रिसिएशन नहीं है इसलिए उसका फिर एनुअल ट्रांसफर नहीं होगा सरप्लस, उसका डिस्पोजल पे ही ट्रांसफर किया जाएगा। याद रहेगा प्लीज। अब देयरफॉर फाइनली बता दें क्या अब ये 10 उस 25 से कंपेयर हो सकता है, लेकिन क्या सोच के कि वही 25 एज इट इज क्लोजिंग भी है जिस डेट पे ये लॉस आया, बिकॉज देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ सरप्लस ऑफ द लैंड ड्यूरिंग द ईयर। बात क्लियर है प्लीज। अच्छा एक छोटा सा काम भी अगर कर लें, जिस जगह ये आपने लैंड का सरप्लस भी क्वेश्चन में देखा है, इसके साथ अगर पेज नंबर 15 जरा कहीं लिख लें जरा, ताकि जब कभी रिवाइज करें छोटी छोटी चीजें बार बार रिवाइज होनी चाहिए वरना भूल जाती हैं। जहाँ ये लैंड का सरप्लस था इसके साथ पॉइंट नंबर 11 था शायद, पेज 15.11, 12 लेनी कंफ्यूजन जी प्लीज। जाने सर, चलें बताएंगे फाइनल एंट्री हो सकती है। लैंड क्रेडिट 10 करवा दिया था आपने, अब बता दें फाइनल एंट्री बोल दें, बट बोल दें फाइनल करें। लॉस की जगह क्या सरप्लस डेबिट हो जाएगा, लेकिन क्या अभी भी कुछ रिमेनिंग सरप्लस बचेगा? रिलैक्स रह के अपने जेहन में रिवैल्यूएशन सरप्लस का कॉलम बनाएं, रिलैक्स रह के सिर्फ लैंड के सरप्लस के एंगल से जरा स्टोरी शुरू करें। लैंड के एंगल से ब्रॉड डाउन कितना होगा 25, इस 10 का क्या करेंगे लेस हो जाएगा, ऑटोमेटिकली रिमेनिंग 15 एज इट इज रहता है। उसकी टेंशन ना लें, जब हम ये वर्किंग करेंगे तो रिमेनिंग सरप्लस ही बच रहा है, लॉस इज लेस देन द सरप्लस अवेलेबल, देयरफॉर कोई अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जानी। इस एंट्री से हमारा प्रॉफिट भी इफेक्ट होना है, इस एंट्री से हमारा प्रॉफिट इफेक्ट होना है, नहीं होगा बेटा, सारा लॉस कहां से ही एडजस्ट हो गया और बैलेंसिंग लॉस नहीं बचा, बैलेंसिंग सरप्लस ही बचा है जो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ सरप्लस में कैलकुलेट होता है। ओके है सर? अब इसके बाद जरा बिल्डिंग की वर्किंग खुद से करेंगे, ये एंट्री बस लिख लें, बाद में उन वर्किंग्स को पोस्ट करता हूं। खामोशी से किया करें प्लीज, सब इन्वॉल्व रहें। जी ठीक है, लेकिन अब फाइनल करें, जरा एंट्री भी बनाए, मैं सारी बातें अब जो होनी थी वो कर दी मैंने। कैरिंग अमाउंट है 240 माइनस 60 180, फेयर वैल्यू इज 158, यहाँ भी लॉस ही है, लेकिन अब इसकी तरफ फाइनल एंट्री इंडिविजुअली सोच के बनाए, बना ले खामोशी से बनाए, और जब चीजें रिपीट हो तब गलत नहीं होनी चाहिए। ये तो शाम डेफिनेटली ऐसे ही होना चाहिए, कोशिश करें मत डरें।
ये जो असल में आप सोचते नहीं हैं और साथ वाले से बस बहस शुरू हो जाते हैं, ये असल मसला है। मैक्सिमम गलत हो जाएगा सोचने से, लेकिन साथ वाले से पूछ के लिखने से कोई फायदा नहीं। और हिस्टोरिकली मेरा ख्याल है आपको भी एक्सपीरियंस हुआ होगा कि साथ वाला अक्सर गलत ही बताता है, तो कभी हम गलत बता दें, कभी वो गलत बता देता है, तो काटना तो फिर भी पड़ता है। तो बेहतर क्या है, अपनी गलती करें अगर हो रही है, ताकि वो इंप्रूव हो सके, ठीक है। और सोचने में कोई हर्ज नहीं है जी। 22 क्या है जी, सबका आ गया 22 लॉस। अब यहाँ मैंने एक सेंटेंस लिखा है, जरा आपने नहीं भी अगर लिखा तो मुझे जरा वर्किंग करवा दें। रिमेनिंग सरप्लस है कितना इस दिन? 20 20 ढूंढने सर, 20 कब है? 20 साल के शुरू में था। क्या रिमेनिंग सरप्लस जब लॉस आया 20 ही होगा या 15 रह गया है? कैसे? 20 माइनस, ओके, तो 15 क्या है अब? रिमेनिंग सरप्लस है जब कितना लॉस आया है। एंट्री बनाए 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 बनाए, लिख लें लिख लें लिख लें, लिख लिया तो रुक जाए रुक जाए, लिख लिया तो रुक जाए रुक जाए रुक जाए, लिख लें तो बाकियों को, बाकी भी इंतजार करें, कहीं से आवाज आए कहीं से नजर आए, खुद ही लिख लें प्लीज, इंडिविजुअली लिखें। लॉस इज लेस देन सरप्लस या सरप्लस इज लेस देन लॉस? ट्राई 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 ट्राई, डबल एंट्री। सही जगह से नहीं शुरू कर रहे आप लोगों को, मैंने कहा था एसेट से शुरू किया करें। बिल्डिंग इस केस में 22 से क्रेडिट होनी है। अब 22 लॉस का ब्रेकअप बनेगा, रिवैल्यूएशन सरप्लस, 15 डेबिट और 7 लॉस, फिर प्रॉफिट एंड लॉस में जाना चाहिए। प्लीज क्लियर है सर? बिल्डिंग के सरप्लस के एंगल से सरप्लस का कॉलम ज़हन में बनाए जरा। बिल्डिंग के सरप्लस के एंगल से जरा बिल्डिंग का कॉलम ज़हन में बनाए। स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? 20 20 माइनस 5 ट्रांसफर ऑफ सरप्लस एंड माइनस 15 होके इसका क्लोजिंग 0 हो जाएगा। ये 7 अब कहाँ जाना है? पॉइंट नंबर 2 में प्रॉफिट ढूंढना जरा, कितना दिया हुआ प्रॉफिट, क्या उसमें कोई एडजस्टमेंट करेंगे अब? तो वो अनएडजस्टेड ड्राफ्ट प्रॉफिट था, तो हमारी एंट्री से हमें पता चला कि 7 का लॉस प्रॉफिट एंड लॉस में जाके प्रॉफिट को अफेक्ट करेगा। वर्किंग्स कंप्लीट है? एनी कंफ्यूजन जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स? एनीबॉडी राइटिंग? चलें आए जरा चेंजेस इन इक्विटी में फिगर्स लिखवाएं, और प्लीज ट्राई किया करें यार, लिखवाने का मतलब डेफिनेटली लिखवाएं। हेल्प मी, सबसे पहले क्या लिखूं? सबसे पहले क्या लिखूं? 3 चीजें अब आनी है, प्रॉफिट आना है, सरप्लस का भी कुछ इफेक्ट शायद आना है रिवैल्यूएशन के रिजल्ट में, और ट्रांसफर आना है। डेफिनेटली ईयर एंड पे है, कोई ऊपर नीचे हो जाए तो इतना इश्यू तो नहीं है, लेकिन क्या आपका जहन कहता है, लॉजिकल सीक्वेंस क्या है जी? सबसे पहले क्या लिखूं? प्रॉफिट की बात ज्यादा ही है। क्या अगर ऊपर नीचे हो जाए तो गलत हो जाएगा? क्यों नहीं होगा? ईयर एंड पे ही सब कुछ है, तो डेफिनेटली कोई ना कोई पहले तो हमने लिखना ही है। तो मुझे प्रॉफिट की आवाज पहले आ गई, इसलिए प्रॉफिट लिखना चाह रहा हूँ। कितना लिखूं? 45 माइनस 7 इज इक्वल टू, किस कॉलम में लिखेंगे? 38। नेक्स्ट लिखवाएं। अब ट्रांसफर ऑफ सरप्लस देख लें, चलें ट्रांसफर ऑफ सरप्लस देख दूं। ट्रांसफर ऑफ सरप्लस मेरा ख्याल है, वैसे अगर लॉजिकली सोचें तो शायद ट्रांसफर ऑफ सरप्लस पहले ही आ रहा है। ईयर एंड पे रिवैल्यूएशन है, पहले इस साल की अगर कोई ट्रांसफर है तो शायद वही होगी, उसके बाद रिवैल्यूएशन है। सोच लें जरा, अगर साल के शुरू में रिवैल्यूएशन होती, फिर मेरा ख्याल है पहले सरप्लस लॉस का डिसीजन होता है, फिर ड्यूरिंग द ईयर एंड में शायद ट्रांसफर आनी थी। अब पहले शायद दोबारा सोच लें जरा, बिल्डिंग के एंगल से देखें, क्या 5 पहले ट्रांसफर हुआ, फिर वो रिमेनिंग 15 बचा,
जिसको हमने एडजस्ट किया। तो लिख दो, लिखवाएं क्या लिखो? ट्रांसफर ऑफ सरप्लस की जगह इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन वर्ड अगर लिख दूं तो कोई मसला तो नहीं हो जाएगा? इंटरचेंजेबली बड़ा वर्ड यूज हो रहा था, चले हम वही लिख लेते हैं, ट्रांसफर ऑफ, हाँ जी, ट्रांसफर ऑफ इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन कह लें या ट्रांसफर ऑफ सरप्लस कह लें, सोच के एंट्री बता दें, एंट्री पूरी जेन में लाएं। मेरा ख्याल है कि रिवैल्यूएशन सरप्लस के कॉलम में माइनस कर रहे होंगे आप, और सरप्लस और सॉरी रिटेन्ड अर्निंग्स के कॉलम में ऐड कर रहे होंगे। बोल दें दोबारा एंट्री जरा, सरप्लस डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट। चलो आगे जी, फाइनली क्या रह गया? अब रिवैल्यूएशन का इफेक्ट है, रिवैल्यूएशन के रिजल्ट, रुक जाए जहां भी। अब रिवैल्यूएशन के रिजल्ट में वैसे ये लॉस आया हुआ है, वर्किंग्स में आने वापस ना, लैंड और बिल्डिंग दोनों का लॉस है, लेकिन सारा प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं गया है। ये कंफर्म है कि दोनों का है लॉस। तो मैंने यहाँ रिवैल्यूएशन वर्ड्स लिखे, और रिवैल्यूएशन के रिजल्ट में जो लॉस सरप्लस से एडजस्ट हो रहा है वो आपने मेरे रिवैल्यूएशन सरप्लस के कॉलम में लिखवाना है। जो 7 था उसका आपने कहा क्या कर लिया हुआ है? अब जरा अपनी एंट्रीज देखें, लैंड वाली एंट्री देखें जरा। लैंड की एंट्री में सरप्लस डेबिट हो रहा है कितने से? दूसरी एंट्री में जाए, दोबारा सरप्लस डेबिट हो रहा है कितने से? तो ये दोनों में सरप्लस डेबिट होने का मतलब टोटल 25 से सरप्लस ने कम होना है। ये तो टोटल 22 प्लस 10 32 नहीं है, 32 लॉस है यार, लेकिन 32 में से 7 प्रॉफिट एंड लॉस में जा रहा है, और टोटल सरप्लस जो लेस हो रहा है वो 10 प्लस 15 25 लेस होगा। ओके प्लीज, तो रिवैल्यूएशन के रिजल्ट में 10 प्लस 15, ये फिगर थोड़ी सी लिख लीजिएगा, ये 10 और 15 जो सरप्लस डेबिट है वो लिख रहा हूँ। और किस कॉलम में जा रहा हूँ प्लीज, किस कॉलम में जाऊं, किस तरफ लिखूं, किस कॉलम में सॉरी लिखूं, पॉजिटिव लिखूं नेगेटिव लिखूं? रीजन, सरप्लस डेबिट हो रहा है। एनी कंफ्यूजन? कंप्लीट करें। ये बेटा 5 की वर्किंग तो गिवन है, ये बेटा आप रीज्वाइन करें, आपका इंडिविजुअल मसला आ रहा है। 5 बेटा प्लीज, पॉइंट नंबर 2 में इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन प्लीज फिगर गिवन है। इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन इज सिंपली अनदर नेम फॉर ट्रांसफर ऑफ सरप्लस टू रिटेन्ड अर्निंग्स। प्लीज पॉइंट नंबर 2 में गिवन है, उसकी बेटा कोई वर्किंग नहीं है, उसकी एक डबल एंट्री है, सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट, और 5 फिर सरप्लस से लेस होके रिटेन्ड अर्निंग्स में ऐड हो जाएगा। ये एनी कंफ्यूजन जी? प्लीज वाइंड अप करें, क्लोजिंग बैलेंसेस निकालें। बैलेंस एज ऑन 31 दिसंबर 2020। जी तशान साहब, आपकी वर्किंग में 2 एंट्रीज लिखी हुई हैं, 10 से भी सरप्लस डेबिट है और बिल्डिंग में 15 से सरप्लस डेबिट है। तो दोनों को अगर इकट्ठा करें, क्योंकि अब कॉलम तो एक ही है सरप्लस का, तो 10 प्लस 15 टोटल 25 हो जाएगा, जिससे सरप्लस कम हो रहा है। ठीक है तशान साहब, साथ साथ बेटा चला करें, मैं मुसलसल आपसे कहा वर्किंग में जाए एंट्रीज देखें, आप लोग इन्वॉल्व नहीं रहते। ठीक है मिस्टर मौजूद, जी डेफिनेटली बेटा, सरप्लस ट्रांसफर की हम एंट्री हमेशा करेंगे अगर क्वेश्चन साइलेंट है, लेकिन यहाँ कोई क्वेश्चन साइलेंट नहीं है। एक क्वेश्चन में खुद वो बता रहा है कि ड्यूरिंग द ईयर इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन 5 है, तो हमें वर्किंग की जरूरत नहीं, फिगर गिवन है, फिगर गिवन है और ये एंट्री हुई होगी, हम वही एंट्री प्रेजेंट कर रहे हैं।
पॉइंट नंबर 2 में जो ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट है और जो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की फिगर है उसने क्वेश्चन में खुद बताई हुई है, तो डेफिनेटली उसकी एडजस्टमेंट होनी है। उसने अपने स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में सरप्लस और रिटेन्ड अर्निंग्स से कॉलम को अफेक्ट करना है। क्लियर है प्लीज? ये आपका हो गया नहीं पूरा? एनी कंफ्यूजन सर? सीडीज बताएंगे, बैलेंसर बता दें सर। 300 किसका? शेयर प्रीमियम का एज इट इज आ रहा है 138, उसमें कुछ चेंज नहीं आया। 99 एंड 15, ये 15 क्यों, जरा लॉजिकली बता देंगे ये किसका है? ये जरा 15 सरप्लस का कॉलम फाइनल करें जरा, किसका सरप्लस अब क्लोजिंग में शायद 0 है और किसका सरप्लस बस रह गया है? बिल्डिंग का कैसे खत्म हुआ? 20 में से 5 ट्रांसफर हुआ और बाकी 15 लॉस से एडजस्ट हुआ। लेकिन लैंड के एंगल से अगर देखें तो ब्रॉड डाउन 25 था, 10 लॉस एडजस्ट हुआ। अब सीडी में सिर्फ बिल्डिंग का सरप्लस, सॉरी सीडी में सिर्फ लैंड का सरप्लस 15 रह गया। डन है प्लीज? बेटा ये लैंड की सरप्लस ट्रांसफर का कुछ नहीं, गिवन की वाली बात ही नहीं है। लैंड का सरप्लस इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन से ट्रांसफर हो ही नहीं सकता क्योंकि लैंड डेप्रिशिएट नहीं होती। तो देयरफॉर ये जो ट्रांसफर हुआ होगा ये सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग ही हो सकती है इस केस में, क्योंकि 2 ही एसेट्स हैं, लैंड और बिल्डिंग, जिनका इस क्वेश्चन में हमें सरप्लस का डाटा दिया हुआ। तो लैंड की इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन हो ही नहीं सकती बिकॉज लैंड की डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हो रही।